तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग महाकवि कालिदास रचित रघुवंशम महाकाव्य के 6ठे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अब तक इसके 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज की जो कक्षा है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 15 की ओर। प्रसंग चल रहा है इंदुमती के स्वयंवर का। इंदुमती स्वयंवर सभा में आई है और जब वो स्वयंवर सभा में आई है तो जो राजा बैठे हैं इस आशा के साथ कि इंदुमती उनके गले में वरमाला डालेगी, वो इंदुमती को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं और इसीलिए वो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं जिससे कि इंदुमती का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हो। और इसके साथ साथ यहाँ कवि कालिदास ने ये भी बताया है कि जो वक्ता है और जो बोद्धा है, वक्ता से तात्पर्य वो राजा जिसका वर्णन किया जा रहा है, बोद्धा से तात्पर्य इंदुमती, कि जो राजा हैं जो इंदुमती को कुछ कहना चाहते हैं, अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा वो कुछ भिन्न है और इंदुमती जो उसका अर्थ ले रही है वो कुछ भिन्न है। तो पिछले कई श्लोकों में हम इस तरह का प्रसंग सुनते आ रहे हैं। उसी क्रम में अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले श्लोक की तरफ। अगला जो राजा है उसके लिए यहाँ वर्णन किया है, आकुंचिताग्र अंगुलिना ततो अन्यः किंचित समावर्जित नेत्रशोभः तिर्यग विसंसर्पै नख प्रभेण पादेन हेमं विलिलेख पीठम। अब ये किसी अन्य राजा का वर्णन यहाँ पर किया गया। हम इसको अन्वय के रूप में यदि रखें तो इस तरह से रखेंगे, ततः अन्यः किंचित समावर्जित नेत्रशोभः सन आकुंचित अग्र अंगुलिना तिर्यग सर्पि नख प्रभेण पादेन हेमं पीठम विलिलेख। अब हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। ततः उसके बाद, किसके बाद? इससे पहले किसी अन्य राजा का वर्णन किया तो उसके बाद अपरः कोई दूसरा, कोई अन्य जो राजा है उसने, किसी दूसरे राजा ने, किसी दूसरे नृप ने किंचित कुछ, थोड़ा सा, समावर्जिता नेत्र शोभा, नेत्रों की शोभा को, अपनी आँखों की शोभा को थोड़ा सा समावर्जिता, हिला करके, यहाँ हिलाने से तात्पर्य आँखों को, नेत्रों को मटकाने से है, तो उनको मटका करके, हिला करके अपनी नेत्रों की शोभा को आकुंचिता, आकुंचित करके, आकुंचित मतलब समेट करके, सिकोड़ करके, जैसे हम आँखों को चौड़ा कर लेते हैं और आँखों को सिकोड़ लेते हैं, तो नेत्रों की जो शोभा है उसको कुछ आकुंचिता, आकुंचित की हुई, सिकोड़ी हुई, अग्र अंगुलिना, आगे की उंगलियों के भाग से, तिर्यक तिरछी, विसंसर्पी फैलती हुई, नख प्रभेण नाखूनों की प्रभा से, नाखूनों की चमक से, नाखूनों की जो शोभा है उसके द्वारा, और पादेन अपने पैर के द्वारा, अपने एक पैर के द्वारा, एक वचन लगा हुआ है तो एक पैर से, हेमम जो हेम से बनी हुई है, सोने से बनी हुई है, ऐसी पीठम, ऐसी पीठ, पीठ वो आसन जिसके ऊपर पैर रखा हुआ है उसको विलिलेख, वो विशेष रूप से उसके ऊपर कुछ कुरदने लगा, कुछ खुरच करके उसने वहाँ पर लिखा, जैसे कुछ कुरेद करके हम लिखते हैं नाखूनों से, उसी तरह से उसने अपने पैरों की उंगली से, जैसे वो कुछ सोने की बनी हुई पीठ पर कुछ लिखना चाह रहा है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि इसके बाद किसी अन्य राजा ने क्या किया, अपनी जो आँखों की शोभा है वो कैसे बढ़ाई, आँखों को थोड़ा सा मटका करके, और अपनी जो हाथों की उंगलियां हैं उन हाथों की उंगलियों को आकुंचित करके, समेट करके, और उनकी जो शोभा है वो इकट्ठी हो गई है, एकत्र हो गई है, उसको कुछ तिरछा करके जो उसकी शोभा, नाखूनों की शोभा फैल रही है इस तरह से हो करके। और दूसरी बात क्या की उसने कि जिस
पीठ के ऊपर, जिस पादपीठ के ऊपर उसके पैर रखे हुए हैं, वो पादपीठ किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। तो उसके ऊपर पैर से जैसे खुरच करके उसने कुछ वहाँ पर लिखने की चेष्टा की, जैसे मानो उसने वहाँ पर कुछ लिखा है। उसके बाद किसी एक दूसरे राजा ने आँखों को थोड़ा सा मटकाते हुए, अपने नेत्रों की शोभा को चारों ओर से सिकोड़ते हुए, अपनी अंगुलियों के आगे वाले भाग को मरोड़कर नाखूनों की सुंदरता को तिरछा करते हुए सोने की बनी हुई पादपीठ पर अपने एक पैर से खुरचकर विशेष रूप से कुछ लिखा। देखिए, अब जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो हम ये बता सकते हैं, वहाँ पर आपसे जब प्रश्न पत्र पूछा जाएगा तो उसमें इसकी व्याख्या पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर ये बताएं कि जब वो स्वयंवर सभा थी तो वहाँ पर सभी राजा इंदुमती को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे थे, अपनी तरफ आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। तो उसी एक क्रम में ये राजा है एक, जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। उसने क्या किया कि पहले तो उसने अपनी आँखों को मटकाते हुए कुछ इशारे जैसे किए पहले और फिर उसने क्या किया कि अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उनके आगे वाले जो भाग हैं, उंगलियों का जो आगे वाला हिस्सा होता है, पोर होता है, उसको कुछ सिकोड़ लिया। और जब उसने अपनी उंगलियों को आगे के भाग से समेट लिया, सिकोड़ लिया, तो नाखून इकट्ठे हो गए। और नाखूनों के इकट्ठे होने से उनकी जो शोभा है, नाखूनों की जो चमक है, तो ऐसा लगने लगा जैसे कि उनकी शोभा तिर्यक होकर के, तिरछी होकर के फैल रही है। और जिस पादपीठ पर जो सोने की बनी हुई थी, जिस पादपीठ पर उसका पैर रखा हुआ था, वहाँ पर अपने पैर से जैसे वो कुछ खुरच करके वहाँ लिखना चाह रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया। तो इस तरह की क्रियाएं करके वो इंदुमती को अपनी तरफ आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि विशेष बात क्या है कि यहाँ पर जो राजा है वो अपने हाथों और पैरों की, हाथों की उंगलियों को समेट करके और पैरों की उंगलियों से खुरच करके जो लिख रहा है, जो क्रियाएं कर रहा है, उससे जैसे वो ये बताना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है इंदुमती से कि तुम शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ, मेरी जो उंगलियां हैं वो तुम्हें प्राप्त करने को उत्सुक हो रही हैं। लेकिन यहाँ जो श्लोक चल रहे हैं उस क्रम में जो कहने वाला राजा है, उसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यहाँ पर मुंह से बोलना, शब्द से बोलना नहीं है, बल्कि अपने क्रियाकलापों से बोलना है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि राजा कुछ और कहना चाह रहे हैं, लेकिन इंदुमती ने कोई दूसरा आशय निकाला है। तो ये व्याख्या भी इसकी हो सकती है, व्याख्याकारों ने भी इसका इस तरह से अर्थ निकाला हो सकता है। तो यहाँ जो ये राजा कहना चाह रहे हैं, इंदुमती ने इसका क्या अर्थ निकाला है? इंदुमती ने इसका अर्थ ये निकाला कि जो इस तरह से भूमि को कुरेद रहा है, इस तरह के इशारे कर रहा है, ये एक अच्छे लक्षण वाला राजा नहीं है। क्योंकि धरती को इस तरह से कुरेदना, तो धरती तो हमारे यहाँ माँ मानी जाती है, तो धरती को इस तरह से कुरेदना, धरती जो माँ है, जो लक्ष्मी है, जो सारे धन संपत्ति को देने वाली है, वसुधा कहा जाता है धरती को, वसुओं को धारण करने वाली, तो उसको इस तरह से कुरेदना एक प्रकार का कुलक्षण है और विनाश का सूचक है। तो राजा की इस हरकत को, राजा की इस चेष्टा को जो इंदुमती है उसने अच्छे अभिप्राय में ग्रहण नहीं किया है। यहाँ पर हेमम शब्द दिया गया है। हेमम का मतलब है हेमनः विकारा इति हेमम, जो सोने के द्वारा बनाया गया है, सोने को काट करके बनाया गया है, वो हेमम है। वो सोने का आभूषण भी हो सकता है। यहाँ पीठ की बात हो रही है तो वो पीठ भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी आप जो श्लोक में शब्द होते हैं, उन शब्दों को व्याकरणात्मक टिप्पणी में उन शब्दों के विषय में आप लिख करके आ सकते हैं। जैसे कि आप समावर्जित शब्द यहाँ पर दिया गया है, उसके लिए आप लिख सकते हैं कि सम और आ उपसर्ग हैं, त प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर आकुंचन जो लिखा हुआ है उसके लिए आप लिख सकते हैं कि आ उपसर्ग है, कुछ धातु है, त प्रत्यय है। तो इस तरह से जब आप व्याख्या करते हैं, जो भी शब्द आपको ऐसा लगता है कि आप इन शब्दों के विषय में कुछ लिख सकते हैं, वहाँ पर आप अवश्य लिख करके आएँ, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसे भी ये मालूम हो, उसे ज्ञात हो कि आपने इस चीज़ को रटा नहीं है बल्कि इसको समझा है। तो यहाँ पर हमारा ये श्लोक समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में क्या कहा? निवेश्य वामम भुजमासनार्थे तत्निवेशेत तत्सन्निवेशाद अधिको उन्नतांसः कश्चित् विवृत त्रिक भिन्नहारः सुरत समाभाषण तत्परो अभूत। अब इसको कैसे हम अन्वय में रखेंगे?
कश्चित् वामं भुजम् आसनार्धे निवेश्य तत्सन्निवेशाद अधिक उन्नतांसः सन, ये हमें इसका अर्थ में लगाना होगा, विवृत त्रिक भिन्न हारः सन सुहृत समाभाषण तत्परः अभूत। कश्चित कोई, क्योंकि राजा की बात हो रही है, तो कश्चित कोई राजा वामम भुजम अपनी बाईं भुजा को, वाम बाईं को कहा जाता है, अपनी बाईं भुजा को आसनार्धे निवेश्य, आसन के आधे भाग पर निवेश्य रख करके, कोई अपनी बाईं भुजा को, कोई राजा अपनी बाईं भुजा को, जो सिंहासन जिसके ऊपर बैठा हुआ है उस पर आधे भाग पर उसको रख करके, अच्छी तरह से उस पर टिका करके, तत्सन्निवेशात उसको रखने के कारण, किसको रखने के कारण, उस भुजा को उस आसन पर रखने के कारण, अधिकः उन्नतः अधिक ऊपर हो गया है, अंशः, अंश कहते कंधे को, तो जिसका कंधा अधिक ऊपर की तरफ हो गया है, विवृत, और इस कारण से, क्योंकि वो इस तरह से उसने कंधे को, एक भुजा को टिका रखा है तो दूसरा कंधा ऊपर की ओर हो गया है, तो इस कारण से घूम करके त्रिक, पीठ का जो पीछे का भाग है उस पर भिन्न, भिन्न का मतलब यहाँ पर है लटकने से, भिन्न हारः जिसका हार लटक गया है, ऐसा वह सुहृत समाभाषण, अपने सुहृद, अपने मित्र से, जो पास में उसके राजा बैठा है उसको मित्र कहा है यहाँ पे, अपने मित्र से समाभाषण, बात करने में, वार्तालाप करने में, तत्परः अभूत, लग गया, युक्त हो गया, संलग्न हो गया, कि कोई दूसरा जो राजा है वो क्या कर रहा है, उसकी क्रियाओं का यहाँ वर्णन किया है कि एक दूसरा राजा है जो अपनी बाईं भुजा को सिंहासन के आधे भाग पर उसने रख रखा है। अब आप कल्पना कीजिए, आप किसी आसन पर बैठे हुए हैं, किसी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, कुर्सी के एक हत्थे पर आपने अपनी भुजा को टिका दिया है और बहुत अच्छे से टिका दिया है, तो जैसे ही आप उसके हत्थे पर अपनी भुजा को टिकाएंगे, देखिए आपको लग रहा है, आप टिका करके देख रहे हैं, तो जैसे ही आपने उसको टिकाया वैसे ही आपका जो दूसरा कंधा है वो क्या हो जाएगा, उस बैलेंस को बनाने के लिए दूसरा कंधा ऊपर की ओर हो जाएगा। और अगर वो कंधा ऊपर की ओर हो गया और आपने गले में एक बड़ी सी माला पहन रखी है, कोई हार सा पहन रखा है, तो आपका जो हार है वो किस तरफ लटक जाएगा, जिस तरफ आपने सिंहासन के ऊपर अपनी भुजा को टिका रखा है, जो कंधा नीचे है उस तरफ आपका हार लटक जाएगा। तो उस हार को, जो हार लटक गया है, इस तरह की शोभा से युक्त वो जो राजा है, वो पास वाले राजा, जो पास में उसके राजा बैठा हुआ है, उससे बातचीत करने में संलग्न हो गया। मतलब वो ये दिखाने लगा कि मैं यहाँ पर इस तरह से इसलिए झुका हुआ हूँ क्योंकि मैं पास वाले राजा से बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ उन्होंने क्या कहा कि जब वो इस तरह से थोड़ा सा मुड़ गया है, उसका कंधा ऊपर की ओर हो गया है, उसका शरीर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो वो ये दिखाना चाह रहा है, उसका जो हार है वो पीछे की तरफ चला गया है घूम करके, तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि एक जैसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, तो कभी हम किसी सभा में होते हैं और अगर हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है तो हम उसको संभालने के लिए कोई दूसरा बहाना बनाते हैं। तो ऐसे ही राजा ने जो दूसरा बहाना बनाया है, वो क्या बहाना बनाया है, वो ये प्रदर्शित करना चाह रहा है कि मैं यहाँ पर पास में जो राजा बैठा हुआ है वो मेरा मित्र है और मैं उससे बातचीत करने में संलग्न हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये अर्थ हुआ। अब यहाँ भी देखिए कि क्या विशेष बात है कि जैसे पहले के श्लोकों में बताया गया था उसी तरह से यहाँ पर भी वक्ता और बोधा का जो अर्थ है वो भिन्न दिखाई दे रहा है। और ये भी आर्थी व्यंजना लगातार इन श्लोकों में चल रही है। आप पिछले कई श्लोकों से देख रहे हैं कि आर्थी व्यंजना है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ के द्वारा व्यंजना दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी आर्थी व्यंजना है, क्योंकि जो वक्ता है, वक्ता का मतलब राजा, जो बताना चाह रहा है, राजा इंदुमती को यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ये संकेत देना चाह रहा है कि यदि तुम मेरा वरण करती हो तो मैं इसी तरह से, क्योंकि उसने बाईं भुजा को टिका रखा है आसन पर, तो इसी से ये तात्पर्य निकलता है कि वो ये कहता है कि यदि तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर वरण करती हो तो मैं इसी तरह से तुम्हें अपने वाम अंग में स्थान दूंगा, क्योंकि स्त्री को वामांगी कहा जाता है, वाम अंग में स्थापित होती है वो, तो मैं तुम्हें अपने वाम अंग में स्थान दूंगा। लेकिन जो बोधा है, बोधा कौन है यहाँ पर, इंदुमती इसका ये अभिप्राय लगाती है कि यदि
ये राजा इस तरह से दूसरे की तरफ झुकाव रखने वाला है, क्योंकि वो झुका हुआ है। कहाँ झुका हुआ है? दूसरा जो पास में जो राजा बैठा हुआ है उसकी ओर झुका हुआ है। तो उसने उसका अर्थ क्या लगाया कि ये दूसरों की तरफ झुकाव रखने वाला है, और क्योंकि ये दूसरों की तरफ झुकाव रखने वाला है इसलिए ये स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के विवेक से कार्य करने वाला नहीं है, एक अच्छा विचारक नहीं है, बल्कि ये दूसरों की राय से चलने वाला, दूसरों की विचारों से चलने वाला व्यक्ति है। और जो व्यक्ति अपनी खुद की बुद्धि से, अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता, वो अच्छा राजा भी सिद्ध नहीं हो सकता, वो अच्छा पति भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो वो राजा अपनी बात से कहना कुछ चाह रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो दूसरी तरफ का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो विशेष बात एक और है वो हम ये देख सकते हैं कि बाएं अंग को संस्कृत में वाम और दाएं अंग को, दाएं भाग को दक्षिण ये कहा जाता है, और इसीलिए इनको विलोम करके इनको दक्षिणेतर और वामेतर भी कहा जाता है। वाम का मतलब बायां, दक्षिणेतर दक्षिण से इतर मतलब बायां हो गया, और वामेतर वाम से इतर अर्थात दायां, तो उल्टा हो गया। जब हम इतर लगा देते हैं तो वो उसका विलोम हो जाता है, और ये शब्द यहाँ पर बहुत बार प्रयुक्त होते हैं, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ में ही यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि जो सन्निवेशात शब्द है इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और नी उपसर्ग है, विष धातु है यहाँ पर। तो इस तरह आप इन शब्दों में से आपको जब भी उपसर्ग, प्रत्यय, धातु कुछ भी अगर आप निकाल सकते हैं तो वो वहाँ पर आप बता करके आएँ। भिन्नः शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें भिद धातु है, त प्रत्यय लगा हुआ है। समाभाषण शब्द दिया हुआ है। समाभाषण का मतलब जब आप किसी के बहुत पास बैठ करके और बहुत धीरे स्वर में, जिसको फुसफुसाना कहते हैं, उस तरह से बातचीत करते हैं तो उसके लिए समाभाषण शब्द का प्रयोग होता है। तो ये विशेष बातें हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और अभूत शब्द है जो भूसत्तायाम धातु के लुंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। निवेश्य नि उपसर्ग है, विष धातु है, लिप प्रत्यय है, इससे निवेश्य बना हुआ है। तो आप ये प्रयास कीजिए कि जो शब्द हैं उन शब्दों की व्युत्पत्ति आप समझ सकें। अर्थ तो आपको समझना ही है। अर्थ अगर आप शब्दों का समझ लेंगे, सबसे पहले आपको, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई श्लोक करना है तो आपको सबसे पहले उन शब्दों के जो संधियाँ हो रही हैं उनको अलग करना है, उनका विच्छेद करना है। शब्दों को बहुत सरलतम रूप में लेकर के आइए। जब आप उनको सरलतम रूप में लेकर के आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर उन शब्दों का जो अर्थ है वो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ही अर्थ आपको स्पष्ट हो जाता है आप उसका अन्वय बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से बना सकते हैं, क्योंकि आपको शब्दों का अर्थ पता है। जब आपको शब्दों का अर्थ पता है तो आपको ये भी पता है कि आपको उस वाक्य का कैसा अर्थ बनाना है, फिर आपको अन्वय करना है। अन्वय कभी भी रटना नहीं होता है। अन्वय वो चीज़ नहीं है कि हमने श्लोक पढ़ा और हमने उसका अन्वय रट लिया, नहीं, आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको श्लोकों के शब्दों का विच्छेद करना है, विच्छेद करके उनका अर्थ समझना है, और अर्थ समझ के फिर उनको उस क्रम में रखना है जिस क्रम में आप उसका अर्थ करेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो अन्वय हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर भी एक दूसरे में हो सकता है, क्योंकि उसी बात को हम, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा अंतर हो सकता है कि हम उस बात को यहाँ से उठा रहे हैं, मैं किसी और तरफ से बात कह रही हूँ, आप किसी और तरफ से उसको बात को कहें। तो इस तरह से आपको इन श्लोकों की व्याख्या करनी है। तो ये हमारा 15वां और 16वां श्लोक हो गया। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और इसके आगे के श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।